जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा रीजनिंग का एक टॉपिक, लेटर सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग। ऑल्दो ये सिलेबस में डिफरेंटली मेंशन्ड होते हैं बट मोर और लेस सेम टॉपिक है, इसलिए एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस सेशन के बाद आपको इन दोनों टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखो, क्वेश्चन में जाने से पहले जैसे हम पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, पहले कंसेप्ट देखते हैं। देखो, लेटर्स के बारे में आपको पता है, आपने अल्फाबेट पढ़ा हुआ है ना बचपन से, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। बट हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, हमें इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो नंबरिंग इनकी आपको पता होनी चाहिए। तो एक वर्ड आप याद रखोगे, इजोटी। क्या वर्ड है? इजोटी, ठीक है। सर इस वर्ड से हमें क्या याद रहेगा? देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ई का जो नंबर है ना, अगर आप अल्फाबेट को लिखो ABCD, ई 5th नंबर पे आता है, जे 10th नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर, क्योंकि 26 अल्फाबेट होते हैं ना, वाई के बाद जेड 26 होता है, ठीक है। सर इसको क्यों याद रखना है? इजोटी को इसलिए याद रखना है, इजोटी से आपको ये याद हो गया ना, ई का 5 है, जे का 10 नंबर होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। अब मैं इसके पास वाले अगर आपसे पूछूंगा तो आपको समझ आ जाएंगे, आप इजिली बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपको, मैं पूछ लेता हूं आपको एफ, तो आपको ई पता है, ई कितना होता है? 5। अगर आपको ABCD आती है तो ई के बाद आपको पता है एफ आता है, इसका मतलब एफ का नंबर कितना हो जाएगा? एफ का 6 हो जाएगा। तो कोई भी उसके पास वाला देख लेंगे तो कवर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं आपको एल का नंबर बताना है। एल का कौन सा अल्फाबेट का नंबर क्या होगा? एल का। तो देखो जे का आपको पता है 10 होता है, जे के बाद क्या आता है? के, उसके बाद आता है एल, तो इसका मतलब एल का क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? तो बेसिकली ये एक तरीका है आपके अल्फाबेट्स की नंबरिंग को याद करने का, क्योंकि ये आपको यूज होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी। पहले तो देख लो यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, पहले तो ये चीज़ आपको इजोटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, वो मैं साथ साथ पैटर्न्स आपको बताऊंगा। कोई फॉरवर्ड पैटर्न होता है, रिवर्स होता है, क्रॉस होता है। आज मैं फॉरवर्ड पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करूंगा, फिर रिवर्स और क्रॉस पैटर्न में एक लेक्चर में करवा दूंगा आपको, ठीक है। इसके 2 लेक्चर आएंगे, इस टॉपिक के 2 लेक्चर आएंगे, क्योंकि दोनों कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ ना, तो 2 लेक्चर बनते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे सिखानी है। देखो मैं यहाँ पर आपकी ABCD लिखता हूँ ना, ABC। सर क्या ABCD पढ़ाने लग गए? नहीं, यहाँ से कुछ सिखाना है आपको। GHIJKLM, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उल्टा लिखें। कभी भी एग्जाम में जाओ ना, अगर आपके पास टाइम है तो पहले लिख लो MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। सर आप क्या समझाना चाहते हो? देखो पहले ए से लेके मैंने एम तक लिखा, फिर यहाँ से उल्टा शुरू किया, NOPQRSTUVWXYZ। देखो यहाँ पर इनकी मैं नंबरिंग लिखता हूँ, यहाँ से आपको कुछ समझ आएगा। देखो जो ए है ना, ए का उल्टा क्या होता है? ए का उल्टा होता है जेड, ठीक है। ए का उल्टा होता है, ये इनके ना रिवर्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन में, अभी मैं रिवर्स वाले क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा। तो ए का रिवर्स होता है जेड, डी का रिवर्स होता है डब्ल्यू, एफ का रिवर्स होता है यू, ठीक है, एच का रिवर्स होता है एस, के का होता है पी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको रिवर्स याद करना है, ये इनके रिवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इनकी नंबरिंग देखो, यहाँ से दोनों तरह से बता देता हूँ। जैसे ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर सपोज करो आपको नहीं याद रहता है इजोटी ये वो, तो पेपर में जाके ना ये बना लेना, पहले ये बन जाएगा तो काम बन जाएगा। जैसे क्या किया, ए से लेके एम तक लिखा, 13 तक हो गया, यहाँ पर आ गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो आपको किसी भी अल्फाबेट का नंबर मैं पूछूं तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वी का पूछूं तो वी का 22 होता है, टी का पूछूं टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं सी का अपोजिट कौन सा है तो एक्स है, यहाँ से आप देख सकते हो। ई का क्या है? वी है, जी का क्या है? टी है, आई का क्या है? आर है। तो यहाँ से आपको रिवर्स भी पता चल गए और आपको ये भी पता चल गया किसकी नंबरिंग है। एक और तरीका होता है अगर आपको किसी की नंबरिंग का पता करना हो, ठीक है। सपोज करो आपको इसका उल्टा देखना है, जी का उल्टा देखना। आपको जी की नंबरिंग पता है 7, तो अगर आपको इसके उल्टे की नंबरिंग निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? 27 में से माइनस कर दोगे। तो 27 में से मैं 7 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 20। इसका मतलब टी की नंबरिंग होगी 20। किसी की भी निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सी की 3 होती है ना, आपको सी का उल्टा देखना है। तो सी की 3 है तो 27 में से 3 को माइनस करो, कितना बचेगा? 24। तो 24 नंबर पे क्या आता है? एक्स। इसका मतलब सी का उल्टा क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। इस तरह से हम रिवर्स निकालते हो। देखो ये चीजें पहले सुन लो, अभी जो क्वेश्चन करेंगे इन सब का यूज होगा। पहले यहाँ पर 5 मिनट जो मैं लगा रहा हूँ ना, आप भी कंसंट्रेशन से लगाओ। ऑल्दो बोरिंग होगा बट नहीं है, समझना है हमें, ठीक है।
बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें सीखी अभी तक। एक तो हमने इजोटी को याद कर लिया, इजोटी से हमें पता चल गया E5 है, J10 है, O15 है, T20 है और Y25 है। अगर आसपास कोई भी पूछेगा हम कवर कर लेंगे। दूसरा हमने ABCD को लिखने का तरीका सीखा, M तक लिखेंगे फिर N से उल्टा शुरू करेंगे, फिर हम इसकी नंबरिंग डाल देंगे। इससे हमें क्या क्या पता चला, एक तो हर एक का नंबर पता चल गया, Q का नंबर 17 है, O का नंबर 15 है। दूसरा हमें ये पता चल गया उल्टा क्या है, जैसे A का उल्टा Z है, C का X है, E का V है, G का T है। उल्टा याद करने का एक और तरीका भी है, आपको ट्रिक के थ्रू याद करना है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे याद कर लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ए का उल्टा होता है जेड, ठीक है, ये तो सिंपल है, ए का जेड किसी को भी याद रहता है। बी का वाई, इसको बाय से याद कर लो, बी का उल्टा होता है वाई, तो भाई से याद कर लो, बाय वर्ड से आप याद कर सकते हो। जैसे सी एक्स, तो 6 से याद कर लो, सी का उल्टा एक्स होता है तो 6 से याद कर सकते हो। डी का डब्ल्यू होता है ना, अभी बताएं, तो ड्यू से याद कर लो, डी का डब्ल्यू होता है ड्यू से याद कर लो, ठीक है। ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से याद कर लो, इवनिंग से याद कर लो, तो किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो। ईवी का इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद कर लो, वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब उसके बाद एफ का क्या होता है, यू, ठीक है, 4 से याद कर लो, 4, ठीक है, एफ का यू होता है 4 से याद कर सकते हो सिंपली। जीटी और जीटी रोड सुना है ना नाम, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, इससे याद कर सकते हो। एचएस हाई स्कूल से याद कर सकते हो, हायर सेकेंडरी से याद कर सकते हो, तो किसी भी तरह से याद कर सकते हो। आईआर जो है इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो, आई का उल्टा आर होता है इंडियन रेलवे से आप याद कर सकते हो। एक जे का उल्टा होता है क्यू, जंगल क्वीन से याद कर सकते हो, किससे याद कर सकते हो, जंगल क्वीन से याद कर सकते हो, ठीक है। एल का उल्टा होता है ओ, लव से याद कर सकते हो, एल का उल्टा होता है ओ, लव से याद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह के का उल्टा होता है पी, मैंने तो पीके से याद रखा था इसको, पीके मूवी देखी है ना, तो पीके से याद कर सकते हो, के का उल्टा पी होता है या पी का उल्टा के होता है, ठीक है। उसके बाद एम का उल्टा क्या होता है, एन, तो ये आप मैन से याद कर सकते हो, MEN, मैन। एक तो इस तरह से सब याद करोगे, बट मैं इससे भी बेस्ट तरीका आपको बताऊं क्या है, इतना नहीं करना है। जैसे मैंने वो बना के बताया ना आपको, A1 2 3 4 करके ABCD लिखा M तक और उल्टा उधर से शुरू कर दिया, आपको हर एक का उल्टा भी पता चल जाएगा कौन सा, और प्लस उनकी नंबरिंग भी पता चल जाएगी। इतना समझ आ गया तो पेपर आपका हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, ए का जेड होता है, 6 से याद कर सकते हो कि सी का एक्स होता है, बाय बी वाई होता है, ड्यू से याद कर सकते हो, डी का डब्ल्यू होता है, एफ का यू होता है 4 से, इंडियन रेलवे से IR याद कर सकते हो, हाई स्कूल से HS से याद कर सकते हो, MN से मैन कर सकते हो, EV से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कर सकते हो, GT से GT रोड याद कर सकते हो, ठीक है। KP से PK से याद कर सकते हो, KP को LO लव से याद कर सकते हो, और J का उल्टा क्यू होता है जंगल क्वीन से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैंने डाले हुए, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको पढ़ा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ी थी ना, ए के बाद कुछ ऐड हो रहा होगा तो ये बन रहा होगा, पी में कुछ ऐड हो रहा होगा तो इसका सेकंड बन रहा होगा, जेड में कुछ ऐड हो रहा होता है ये बन रहा होता है, इसमें कुछ ऐड हो रहा होता है ये बन रहा होता है। इस तरह से जो चलती हैं इनको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। मतलब ऐसे फॉरवर्ड पैटर्न को ऐसे बनती है फिगर, जैसे APZLT है ना, तो नीचे में लिख दूं CQ, क्या है हमारे ऑप्शन क्या है, CQYNR, देखो सेकंड यही है ना, CQYR। तो ए में कुछ ऐड हो रहा होगा तो सी बन रहा होगा, पी में कुछ हो रहा होगा क्यू बन रहा होगा, जेड में कुछ हो रहा होगा वाई बन रहा होगा, एल में कुछ हो रहा होगा एन बन रहा होगा, टी में कुछ हो रहा होगा आर बन रहा होगा। इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। कई बार ऐसे चलता है, ये इधर ऐसे मैचिंग होते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस रिवर्स पैटर्न। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, आज सिंपल फॉरवर्ड पैटर्न के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो सिंपल है यार, ए के बाद देखो यहाँ पर पहला वर्ड देखो, ए के बाद सी आ रहा है, तो ए के बाद क्या आता है बी, मतलब बी को छोड़ दिया इन्होंने फिर सी लिखा है। अब आगे देखो सी के बाद क्या आना चाहिए डी, इसको छोड़ दिया है तो ई लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियस है एक एक छूट रहा है, ई के बाद एफ आना था तो एफ को इन्होंने छोड़ दिया है तो क्या लिखा है जी। अब जी के बाद क्या आना था एच, एच को इन्होंने छोड़ना है तो एच के बाद क्या आता है आई। इसका मतलब आपके ऑप्शन में पहले आई होगा, तो देखो कौन से ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे आई है, तो ये ऑप्शन, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। एक दो और चेक कर लो, जैसे देखो पी के बाद यहाँ पर क्यू है, सेकंड में देखो क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस है, तो एस के बाद क्या आना चाहिए टी, इसके बाद आई के बाद क्या आना चाहिए था टी, तो मतलब आपका यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ये होता है बिल्कुल सिंपल पैटर्न, ये बिल्कुल नंबर सीरीज वाला पैटर्न है। तो नंबर सीरीज आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इस पैटर्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर सीरीज में सबसे बेसिक ही यही पढ़ते हैं यार, देखो इसमें 1 1 ऐड हो रहा है, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है बट लेटर की फॉर्म में लिखा गया, क्लियर है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ तो होते हैं ऐसे फॉरवर्ड पैटर्न वाले, कुछ और भी तरीके के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये आपको दिखा हुआ है रैप है, मैप है, हॉट है, फन है। अब हमें बताना है इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। PGI आएगा, HNE आएगा, कैट आएगा, CTN आएगा। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को करो, पहले आप खुद ट्राई करो, देखो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना, क्योंकि मैंने हर एक पैटर्न के क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि आपको सारे पैटर्न जो है यहाँ पर ही क्लास में क्लियर हो जाए।
देखो ये पैटर्न होता है वॉवल्स पैटर्न। क्या होता है? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पैटर्न। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में क्या होता है, पहले जैसे फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा ना, वो चेक करना होता है। फिर वॉवल्स कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में सिर्फ वॉवल्स होते हैं या सिर्फ कॉन्सोनेंट होते हैं, या कहीं पर वॉवल यूज होता है, कई बार कॉन्सोनेंट यूज होता है। ऐसा कोई वहां पर बेसिकली जो है ऐसी कोई सीरीज चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस सीरीज को अगर ध्यान से देखूँ ना, तो देखो इसके सेंटर में वॉवल है, आर और पी कॉन्सोनेंट है, बीच में वॉवल है। यहाँ पर एम और पी कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में वॉवल है। वॉवल पता है ना, ए आई ओ यू। एच और टी यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में ओ वॉवल है। एफ और एन यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके बीच में यू वॉवल है। देखो बाकी सब में देखो, यहाँ पर तीनों कॉन्सोनेंट है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी तीनों कॉन्सोनेंट है नहीं होगा, ये भी तीनों कॉन्सोनेंट है नहीं होगा। बट यहाँ पर देखो बीच में वॉवल और बाहर दो कॉन्सोनेंट, इसका मतलब कैट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये होता है वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक। ठीक है, ये सीक्वेंस में लॉजिक लगता है, इसको याद रखना। ठीक है, एक वॉवल कॉन्सोनेंट के क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसे होगा सारे वॉवल्स होंगे, जैसे ई ए यू होगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास मान लेते हैं ओ ए ई होगा, इस तरह से चल रहा होगा। और ऑप्शंस पूछे होंगे, ऑप्शंस में आर एम पी लिखा होगा, पी एम एस लिखा होता, ये सब नहीं आएगा। इसका आंसर में कोई वॉवल ही आएगा, तीनों वॉवल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं जो वॉवल कॉन्सोनेंट रिलेटेड होते हैं, तो इन चीज़ों का भी आप एग्जाम में ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या दिया हुआ पैटर्न, सी डब्ल्यू ई एफ क्यू एच आर डी आई, और पूछा है इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, देखो इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं सब चीज़ें, ताकि आप जिस भी पैटर्न का क्वेश्चन है आप इजीली इसको कर लो। देखो पहले हम इसको उस तरह से करने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी सबसे पहले वाला लॉजिक पढ़ा, फॉरवर्ड पैटर्न वाला। देखो सी के बाद मान लेते हैं, सी के बाद डी ई छोड़ के एफ आ गया, तो मतलब इसने दो छोड़ा ना, सी के बाद डी ई छोड़ के एफ आ गया। ठीक है, एफ के बाद देखो, एफ के बाद आर आ रहा है, ये तो बहुत दूर चला गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसी सेंस नहीं बन रही है फॉरवर्ड पैटर्न वाली। यहाँ पर देखो डब्ल्यू के बाद क्यू आ रहा है और क्यू के बाद डी आ रहा है, इसमें भी प्लस करके सेम कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई फॉरवर्ड केस नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ और लॉजिक लग रहा है। तो वो लॉजिक हमें पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले, तो हमें उनकी नंबरिंग याद रखनी। कई बार नंबरिंग के थ्रू कोई चल रहा होता है, तो इनकी नंबरिंग लिख लिया करो यहाँ पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सी की नंबरिंग क्या होती है, अगर मैंने आपको लिख के बताया था, मैंने आपको बताया ई जोड़ी में ई क्या होता है, E5 होता है, तो सी ई से पहले है ना, कितने पहले, दो पहले, तो मतलब सी का क्या नंबर होता है, 3। ए बी सी, या सी तीसरे नंबर पे होता है। इसी तरह डब्ल्यू अगर आप पहले ही लिख लोगे, डब्ल्यू का नंबर होता है 23। ठीक है, ई का नंबर होता है 5, इजोटी से याद कर सकते हो। ठीक है, इस तरह अगर मैं एफ क्यू एच का लिखना चाहूँ, तो एफ क्यू एच का क्या हो जाएगा, एफ का होता है 6, क्यू का होता है 17 और एच का होता है 8। ठीक है, आर डी आई की अगर मैं बात करूँ, आर का होता है 18, डी का होता है 4 ना, डी के बाद ई, और आई का कितना होता है 9। ठीक है, आई का होता है 9, क्योंकि उसके बाद हमें पता है ना आई के बाद जे आता है, जे का 10 होता है, इसका मतलब आई का क्या होगा 9। तो मैंने इन सब की नंबरिंग लिख ली। अब देखो मैं नंबरिंग के थ्रू भी देख सकता हूँ। नंबरिंग के थ्रू कैसे देखा जाता है, देखो यहाँ पर 3 है, उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, बट आगे देखो इसमें कितना ऐड हो रहा है, 6 के बाद 18 हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है। तो ये कोई मतलब सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा सीक्वेंस वाला नहीं है, तो कुछ और लॉजिक होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है जो यूज किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, वो कि इनको ऐड करके देखो। कई बार इन नंबर्स को ऐड करके कोई ना कोई ट्रिक बनाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना बन रहा है, 23 + 3 कितना हो गया, 26, 26 5 31, मतलब इनको ऐड करके 31 आ रहा है। अब इनको ऐड करके देखो, 17 17 और 6 कितना हो गया, 23 23 और 8 कितना आ गया, 31, इनको भी ऐड करके 31 आ रहा है। ठीक है, इन तीनों को करके देखो, 18 4 22, 22 और 9 31, तो इन तीनों को ऐड करके भी 31 आ रहा है। तो मतलब हर एक को ऐड करके आपका कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। अब इनको बाकियों को ऐड करके देखो। ठीक है, इसको भी सिंपल कर सकते हो, 3 + 1, इनको ऐड करके 4 आ रहा है, इनको ऐड करके भी 4 आ रहा है, इसको ऐड करके भी 4 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 + 1, बट वो नहीं भी करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, इनको ऐड करके 31 आ रहा है, इसको ऐड करके भी 31 आ रहा है, इसको ऐड करके भी 31 आ रहा है। अब आपके ऑप्शंस में वो आंसर होगा जिन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 31। फॉर एग्जांपल मैं एक्स बी जेड को चेक करता हूं। ठीक है, तो एक्स की नंबरिंग आपकी होती है 24, एक्स की होती है 24, बी की कितनी होती है 2, ठीक है, और जेड की कितनी होती है 26। तो देखो ये तो बहुत ऊपर चला गया, ये तो 31 नहीं आ रहा ना, 26 24 और 2, ये कितना हो गया, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो ये इसका आंसर नहीं है। मैं MCO को चेक करता हूँ एक बार, देखता हूँ MCO ना हो। तो M की आपको पता है, M की नंबरिंग क्या होती है, M की 13 होती है, C की आपको पता है 3 होती है। ठीक है, ABC, C की कितनी होती है 3, और O की कितनी होती है, O की आपकी होती है 15। ठीक, कितने होते हैं 15। अब इसको चेक करो, 15 3 कितने हो गए, 18, 18 3 21, और 21 10 31, तो इसका आंसर 31 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, तो सिंपल
क्वेश्चन नहीं है ये, बट इस तरह का अगर आपको पैटर्न एक बार समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको करके 31 आ रहा है ना, इसको करके 31, कई बार ना इनको वापस भी ऐड करना पड़ता है तब जाके आंसर सेम आता है। तो बट इतना मुश्किल जेकेएसएसबी नहीं पूछता, बट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था यार, जस्ट आपने हर एक की नंबरिंग लिखनी थी, उनको प्लस करके देखो क्या बन रहा है। तो अगर कोई रूल पक्का फॉलो हो रहा होता है, कोई भी रूल, या माइनस करके सेम आ रहा होता है या प्लस करके सेम आ रहा होता है, ऐसा कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होता है, तो जो पैटर्न आएगा उस पैटर्न को आप समझोगे और आंसर अपना मार्क करोगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये तो मतलब आपको नेचुरल क्वेश्चन होते हैं, इनको कोई पढ़ना नहीं होता इतना, बट अपनी कॉमन सेंस से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है फ्लो जो है, फ्लो होता है बहना, वो रिवर का काम है, ठीक है। फ्लो कौन करता है? रिवर। अब पूछा है स्टेगनेंट, रुका हुआ क्या है, तो क्वेश्चन मार्क आपने बताया रुका हुआ क्या है। देखो फ्लो करने वाली चीज रिवर है, तो रुकी हुई चीज कौन सी है? रेन। रेन रुकी होती है? नहीं, रेन तो फ्लो ही कर रही होती है, ऊपर से आ रही है। स्ट्रीम चल रही होती है, स्ट्रीम, ठीक है। कैनाल भी चल रही होती है। पूल, पूल में पानी रुका होता है, तो पूल इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आप इजिली पेपर में बैठ के कर सकते हो, बट आपको फोमो क्रिएट ना हो, ठीक है, कि चीज़ें मिस हो रही हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो जैसे रुपी जो है इंडिया की करेंसी है, ठीक है, रुपी चलता है इंडिया, मतलब इंडिया की करेंसी रुपी है, तो येन किसकी करेंसी है? बस थोड़ा आपको करेंसी के बारे में इधर पता होना चाहिए। जैसे अगली बार पौंड पूछ ले, ठीक है, युआन भी पूछ सकता है, युआन चाइनीज है। येन किसकी करेंसी है? जापान की करेंसी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर दिमाग लगाना, फिजिशियन जो है उसका दिया हुआ ट्रीटमेंट, इसका मतलब फिजिशियन क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। फिजिशियन का काम है ट्रीटमेंट करना। अब पूछा है जज क्या करता है? जज का क्या काम है? पनिशमेंट देना। लॉयर, ये तो कोई सेंस नहीं बना, जज का काम लॉयर है। जज का काम कोर्ट है, ये भी नहीं है। जजमेंट, तो बिल्कुल जज सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता, जज का काम है जजमेंट देना। जजमेंट में सिर्फ पनिशमेंट नहीं आती है, तो इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? जजमेंट होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लोगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, ठीक है। देखो एक तो इस क्वेश्चन के पैटर्न्स हम करेंगे, प्लस हम कुछ और पैटर्न्स भी देखेंगे जिनके एग्जाम में, जिन पैटर्न्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी एक बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये पैटर्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्ड लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, मान लेते हैं एक वर्ड है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया है इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन को कोड मान लेते हैं हम, इन्होंने दिया है IRTSIDNOITUB मान लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने ऐसे लिखा है, और आपको ये बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखेंगे आप? तो एग्जाम में अगर आ जाता है सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे लिखेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ये सब चेक करना नहीं होता है। थोड़ा ना इस क्वेश्चन को देखो, कई बार क्वेश्चन को ध्यान से देख के ही आपको समझ आ जाता है कि उसमें क्या सीक्वेंस वगैरह फॉलो हो रही होती है। देखो यहाँ पर जस्ट इन्होंने पता क्या किया, कई बार ना ये उल्टा कर देते हैं। देखो ये डिस्ट्री था ना, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर देखो डिस्ट्री का उल्टा कर दिया, यहाँ पर ब्यूशन का उल्टा कर दिया, यही किया हो ना, DISTRI डिस्ट्री, BUTION ब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का उल्टा करके डिस्ट्रीब्यूशन बनाया इन्होंने, तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। तो सब्स्टिट्यूशन में इन्होंने पूछा कि इसका क्या होगा, इसकी कोडिंग क्या होगी, तो कुछ नहीं है, इसका आधा करो पहले, ठीक है। इसका आधा यहाँ पर आएगा ना, 2 4 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, तो बिल्कुल उल्टा कर दो। उल्टा क्या करना है, इसका आ जाएगा ITS BUS, ये इसका आ जाएगा, उल्टा करके ऐसे लिखना था ना। अब इसका लिखो NOITUT, तो इसकी कोडिंग इस तरह से होगी। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट अगर आप यहाँ पर कोई सीक्वेंस ढूंढना शुरू हो जाओगे कि मतलब कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये केस नहीं होता। नंबर सीरीज में वो सारी तरह के क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, वर्ड को कुछ तोड़ दिया होता है। कई बार जरूरी नहीं है कि आधे से ही तोड़ेंगे, कई बार क्या करते हैं 2 को उल्टा कर देते हैं, कई बार 3 को उल्टा कर देते हैं, बट इतना डिफिकल्ट देता नहीं है, आपको हाफ से ही तोड़ के अलग कर देगा, उसको उल्टा करके लिख देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ये भी पैटर्न आप अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करते हैं। देखो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पैटर्न छुपा हुआ है। मैं आपको चाहता हूं कि सारे पैटर्न्स आपको समझ आ जाएं, ताकि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन देखो तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। और जब ये कल लास्ट चैप्टर में इसको, सेकंड वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा, तब मैं आपको एट द एंड एक तरीका भी बताऊंगा कि पैटर्न को किस तरह से, मतलब आपको मैं इतने पैटर्न सिखाऊं, जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न सिखाया, उसके बाद जैसे ये बता रहा हूँ और भी पैटर्न बताऊंगा, तो आपको कौन सा पैटर्न पहले लगाना है,
वो चेक करना है, फिर आपको समझ, जैसे वॉवल्स वाला पैटर्न बताया, तो सारे पैटर्न्स आपके दिमाग में होंगे ना, तो आपको एग्जाम में समझ आएगी कि किस तरह से आपने कौन सा पैटर्न यूज करके क्वेश्चन के आंसर तक हमें पहुंचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके जो इस वर्ड से बन सकता है, मतलब जिसके सारे, देखो इन सभी वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके सारे लेटर्स इस वर्ड में मेंशन है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। मतलब ये जो क्वांटिसेंस वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें इसके अंदर से ये सारे लेटर्स निकलने चाहिए। अगर सारे लेटर्स निकल रहे हैं तो वो उसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टीम की बात करता हूँ, तो देखो ई तो यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से एस भी निकल रहा है, टी भी निकल रहा है, ठीक है, डबल ई भी निकल जा रहा है, बट एम नहीं निकल रहा है, एम यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। काउंट की बात करें, सी निकल जाएगा, ओ नहीं निकल रहा है ना, इसमें ओ है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। इंटेंस की बात करते हैं, आई निकल जाएगा, यहाँ आई, एन भी निकल जाएगा, टी भी निकल जाएगा, ई भी निकल जाएगा, एन तो है ही है, एस भी निकल जाएगा, ई भी निकल जाएगा, तो इंटेंस पूरे का पूरा इसके अंदर कंटेन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, सभी तरह इस तरह के क्वेश्चन, ये सारे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार पैटर्न देखा होगा तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये आ गया कोडिंग का, क्या है, WAND इज रिटन एज TDKJ। WAND को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, TDKJ हमें, और मोड को क्या लिखा हुआ है, GRAH। हमें बताना है होस्ट का क्या पैटर्न है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लगेगा थोड़ा आपका दिमाग। देखो इन्होंने बोला हुआ है कि WAND को इन्होंने क्या लिखा है, WAND को लिखा है इन्होंने TDKJ। ठीक है, मोड को इन्होंने क्या लिखा, मोड को इन्होंने लिखा है JRAH। खुद भी ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक है, हमें बताना है कि होस्ट का क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या पैटर्न लगा हुआ है। पहले देखो क्या पैटर्न लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ, ये देखो यहाँ पर अगर दो तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तो इनकी नंबरिंग लिख के, अगर सपोज करो आपको, मुझे तो डायरेक्टली पैटर्न थोड़ा समझ आ रहा है, बट अगर आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा है तो आप इनकी नंबरिंग लिखो, फिर पैटर्न दिख जाता है। नंबरिंग से पैटर्न पहचाना इज वेरी इजी। जैसे W की नंबरिंग क्या होती है, आपको नंबरिंग याद करने का मैंने तरीका बताया, वो पहले ही लिख लो। जैसे ABCD सीधी करके लिखो, उसको उल्टा कर लो M के बाद, तो वहाँ पर उनकी नंबरिंग लिख लो। तो बेसिकली W होता है 23। अगर मैं T की बात करूँ, T होता है 20। ठीक है, देखो यहाँ से पैटर्न समझ आएगा। अगर मैं A की बात करूँ, A आपको पता है 1 होता है। D की बात करूँ, D होता है 4। अगर मैं N की बात करूँ, N कितना होता है, N होता है 14। ठीक है, और K कितना होता है आपका, JK, तो K आ जाएगा आपका 11 नंबर पे। ठीक है, D आ जाएगा आपका 4, और G कितना होगा आपका, G7 होता है, G7 होता है। ठीक है, ये आपको इनकी नंबरिंग आ गई। अब देखो यहाँ से कुछ आपको समझ आता है। देखो यहाँ पर 20 से 23 हो रहा है, मतलब 21, 22, 23, दो बढ़ के फिर 23 आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 23 आया आपका। यहाँ पर देखो 1 के बाद 4 आया, तो मतलब यहाँ पर 3 बढ़ रहे हैं। ए के बाद B C, उसके बाद क्या आ रहा है D, तो मतलब 2 यहाँ पर भी छोड़ के आ रहा है। ठीक है, तो 2 छोड़ के यहाँ पर भी आ रहा है। फिर K के बाद L M छोड़ के N आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर 2 छोड़ के आ रहा है। देखो यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ से 2 बढ़ाएंगे, मतलब 2 और बीच वाले अल्फ़ाबेट डालेंगे तो ऊपर वाला अल्फ़ाबेट आएगा। यहाँ से देखो 2 और अल्फ़ाबेट डालेंगे तो नीचे वाला अल्फ़ाबेट आएगा। फिर यहाँ से 2 और अल्फ़ाबेट डालेंगे तो ऊपर वाला। अब यहाँ पर देखो D के बाद G है, तो मतलब 4 के बाद 7 है, तो 5 6 आता है बीच में। इसका मतलब यहाँ पर +2 करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जहाँ पर क्या ऐड हो रहे हैं, 2 बीच वाले अल्फ़ाबेट उनके बीच ऐड होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल J के बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, J के बाद क्या आता है KL के बाद क्या आएगा M। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे चले, O के बाद क्या आता है PQ, उसके बाद आता है R। 2 छोड़ रहा हूँ ना मैं। A के बाद BC को छोड़ा तो क्या आ गया आपका D। ठीक है, E के बाद FG, 2 छोड़े, उसके बाद क्या आ गया आपका H। यही तरीका हमें यहाँ पर करना है। इसका मतलब यहाँ पर 4 जो आपके अल्फ़ाबेट आएंगे वो किस तरह से होंगे, 2 बढ़ाने पे ये आएगा, 2 बढ़ाने पर फिर ये आएगा, 2 बढ़ाने पर फिर ये आएगा, 2 बढ़ाने पर ये आएगा। ये सीक्वेंस भी देखो। तो बेसिकली H कब आता है, E के बाद। अगर E के बाद मैं देखूँ, E के बाद FG को छोड़ूंगा तो H आ जाएगा। अब O के बाद देखो, O के बाद मैं PQ को छोड़ूंगा तो मेरा R आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद S है, तो नीचे से चलना है, तो P के बाद QR छोड़ूंगा तो S आ जाएगा। T के बाद UV छोड़ूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, W। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ERPW। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन है। देखो फॉरवर्ड पैटर्न में जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपर से नीचे ही देखना है आपने, मतलब हर बार ऐसे थोड़ी होगा कि पहले ABCD है, फिर उसके बाद EFGH होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 है, 1 के बाद यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है।
ठीक है, आगे इस केस में भी 4 ऐड हो रहा है, इस केस में भी 4 ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है ऊपर नीचे भी चलता है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर बढ़ रहा है, उस केस में यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर बढ़ रहा है यहाँ, बट कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, ऐसे रैंडमली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारे फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इतना क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपने यहाँ पर मिसिंग टर्म बतानी है, JAK, KBL, LCM, MDN, और उसके बाद बताना है हमें क्या आना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो यहीं पर दिख गया है। J के बाद देखो यहाँ पर K के बाद L के बाद M के बाद N, मान लेते हैं ये है, ठीक है। यहाँ पर चेक करो, A के बाद B C D, उसके बाद E आना चाहिए, ठीक है। K के बाद L है, M है, N है, उसके बाद O है, तो न्यू इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार तो बहुत सिंपल भी पूछ रहा है, इधर से आपको एक चीज़ समझ आ रही है, और कई बार थोड़ा घुमा के भी पूछ रहा है, तो दोनों तरह से हम इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पर आ गया रिवर्स। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको रिवर्स इसीलिए समझाया था क्योंकि रिवर्स वाले से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैं नंबरिंग बता रहा था, नंबरिंग के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा है, अगर वर्ड रन है, रन को कोड किया और इन्होंने 811-241, अब हमें बताना है नाउ को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा कोडिंग नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, आप उसके वर्ड्स के नंबर्स लिखो। फॉर एग्जांपल देखो, RUN, ये 3 वर्ड्स है ना, इनकी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। आर की पहले बताओ, आर की नंबरिंग क्या है, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ। आर की नंबरिंग क्या है, अगर आपने अल्फ़ाबेटिकली याद किया होगा तो आर कहाँ पर आता है, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ABCDEFGHIJKLM, ऐसे बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए, खुद भी लिखो साथ में। ये प्रैक्टिस सेशन होते हैं बेसिकली, जो मैथ रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, इसमें मेरे से ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। STUVWXYZ, तो इनकी नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर किस किस को ढूंढना, हमें ढूंढना आर की। आर की नंबरिंग कितनी है, 18, ठीक है। आर की नंबरिंग है 18, पहले लिखो। यू की नंबरिंग कितनी है, कहाँ पर है हमारा यू, कहाँ गया, STU, यहाँ पर यू की नंबरिंग क्या है, 21। एन की देखो, एम के बाद एन की है 14। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक दिया हुआ है, रन का कोड ये दिया हुआ है 81, तो हमारा तो 18 आ रहा है। तो देखो ना यार, 18 को उल्टा करो तो 81 आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने क्या कोड लिया उसको उल्टा किया है। उसके बाद देखो u का 21 आ रहा है, तो 21 को उल्टा करके इन्होंने देखो यहाँ पर 12 बनाया है, तो 21 का उल्टा करके 12 बनाया है, ठीक है, समझ गया। लास्ट वाला फिर 41 होना चाहिए, क्योंकि n का आपका है 14, तो 14 का उल्टा करो तो 41। देखो इन्होंने कोड क्या किया, कितने तेज हैं इन्होंने, जस्ट क्या किया, हर एक का, जैसे RUN तीनों वर्ड है ना, आर का कोड लिया, यू का कोड लिया, एन का कोड लिया, उनको उल्टा कर दिया, तो एक कोड दे दिया हमें, ठीक है। तो बेसिकली आर का 18 था, इसका उल्टा करके 81 बना दिया, यू का 21 था, उल्टा करके 12 बना दिया, एन का 14 था, उल्टा करके 41 बना दिया। आप पूछ रहे हैं नाउ का बताओ, तो भाई हम भी नाउ का कोड लिखेंगे, नाउ का कोड लिखने के बाद उसको उल्टा कर देंगे। तो बेसिकली नाउ का कोड लिखना, एन का 14 है, ओ का कितना है 15 है, और डब्ल्यू का कितना था 23, इसको उल्टा करना है। अभी ये आंसर नहीं है, इसको उल्टा करना है। 14 का उल्टा 41, 15 का उल्टा 51, 23 का उल्टा 32, तो इसका आंसर होगा 415132। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 415132, ठीक है। आई होप अब इस तरह से आप क्वेश्चन कर लोगे, अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 पे मूव करते हैं। इन अ सर्टन वर्ड फ्लावर्स इज रिटन एज EKNVDQR, हाउ इज सुप्रीम रिटन इन दैट कोड। देखो आप इतने क्वेश्चन पढ़ा दिए ना, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, देख के ही समझ आ जाएगा आपको। देखो फ्लावर्स को लिखा है इन्होंने, फ्लावर्स को कैसे लिखा है, फ्लावर्स को लिखा है EKNVDQR, हमें पूछा है सुप्रीम को हमने लिखना, ठीक है। सुप्रीम का क्या आएगा, देखो अगर मैं ध्यान लगाऊं यहाँ पर लिख के आपको कुछ समझ आ रहा है यार। ई के बाद एफ आता है, के के बाद एल आता है, एन के बाद ओ आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, डी के बाद ई आता है, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेसिकली कोई भी वर्ड जो पूछा है उसका कोड कैसे बन रहा है, कोड मतलब उसको उसके ऊपर वाले नंबर हमें बताए जा रहे हैं। जैसे मुझे सुप्रीम का बताना है ना, मुझे सुप्रीम का बताना है, तो मुझे वो नंबर सोचने हैं जिनके बाद सुप्रीम आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस किसके बाद आता है, आर के बाद आता है एस, ठीक है। यू किसके बाद आता है, टी के बाद आता है, क्यू के बाद पी आता है, ठीक है।
पी क्यू के बाद पी आता है, ठीक है, और क्यू के बाद हमारा क्या आता है, आर आता है, ठीक है, सॉरी ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी आता है, क्यू के बाद आर आता है, डी के बाद ई आता है, ठीक है, डी के बाद ई आता है, एल के बाद एम आता है और डी के बाद ई आता है। इसका मतलब आपका कोड क्या बन गया, आर टी ओ क्यू डी। देखो कहाँ पर है ये कोड, इस कोड को ढूंढो, आर टी ओ क्यू डी एल डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप पैटर्न को लिखो, देखो अगर सपोज करो, वैसे तो सिंपली आपको पैटर्न यहाँ पर समझ आ रहा था ना, ई के बाद एफ है, के के बाद एल है, एन के बाद ओ है, वी के बाद डब्ल्यू है, डी के बाद ई है, क्यू के बाद आर है और आर के बाद एस है। बट कई बार समझ नहीं आएगा, जब समझ नहीं आएगा तो सिंपल आपको मैंने बताया हुआ है, उसका तरीका करने का क्वेश्चन का यही है कि आप क्या करो, उनके नंबर्स लिख लो। जब आप नंबर्स लिख लोगे फिर आपको समझ आ जाएगा इसमें कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, वहाँ से आपको समझ। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है फिर वॉवल्स ढूंढने लगना, वॉवल से भी नहीं आ रहा है, देखने के ना उल्टा करके लिखा हो, ऐसा कर करके आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कोड का नंबर्स में कोड दिया हो तो वहाँ पर नंबर्स वाला केस ही आएगा, कई बार रिवर्स करके भी पूछता है, तो वो क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन पे मूव कर। देखो यार, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इतने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, तो इसका वीडियो पॉज करके आंसर आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हर एक पर्सन जो इस लेक्चर को देख रहा है इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन है, ये भी कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, इनको कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला हुआ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, गर्ल बॉय किड का कोड है हा पा टा, ठीक है, इनका कोड है। बॉय अंकल चाइल्ड का कोड है टासू की, गर्ल वुमेन किड का कोड है रा हा पा। हमें पूछा है इनमें से बॉय वर्ड का क्या कोड होगा, ठीक है, बॉय का क्या कोड है। देखो आपको कैसे पता चलेगा बॉय का क्या कोड है, देखो उसको करने का ये तरीका है। देखो इन पहले ध्यान से समझो, पहले इनको अभी नहीं पता मुझे, ये नहीं मुझे पता गर्ल को हा बोलते हैं, ये नहीं सोच लेना कि ये पहले 3 है इसका मतलब गर्ल का हा है, बॉय का पा है और किड का टा है, तो ये नहीं होता, ऐसे नहीं चलता है। देखो आपने कंपेयर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल बॉय किड का हा पा टा है, दूसरे केस में बॉय अंकल, देखो दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में बॉय अंकल चाइल्ड का टासू की है। अब देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो गर्ल यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, बॉय यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है, बॉय दोनों में है, किड यहाँ पर है यहाँ पर है, इसका मतलब बॉय दोनों में आ रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो कॉमन दोनों में आ रही होगी। तो कौन सी वो चीज़ आ रही है, टा इधर भी आ रहा है, टा इधर भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन टा आ रहा है, इसका मतलब टा ही बॉय होगा। क्या होगा, टा ही बॉय होगा। कैसे आपको पता चला, इस तरह से पता चला क्योंकि बॉय दोनों में आ रहा था और टा भी दोनों में आ रहा था, तो जो चीज़ दोनों में आ रही है इसका मतलब वो सेम चीज़ है, तो बॉय का ही कोड टा है। बाकी मुझे नहीं पता यहाँ से गर्ल का क्या है, किड का क्या, अंकल का क्या, चाइल्ड है, बट मुझे ये पता चल गया बॉय का कोड क्या है, टा। आपको बॉय का ही पूछा तो इसका आंसर टा हो जाएगा। बट सपोज करो अगर आपको गर्ल का पूछ लेता, मान लेते ना, वो भी पूछ सकता है गर्ल का क्या, तो आप कैसे करते, देखो यार वो भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको इसका गर्ल बॉय किड का दिया हुआ हाफ पा टा, ठीक है, और गर्ल वुमेन किड का क्या दिया हुआ आपको, गर्ल वुमेन किड का क्या दिया हुआ है, रा हापा, क्या दिया हुआ है, रा हापा। तो देखो यहाँ पर भी गर्ल कॉमन है, यहाँ पर भी गर्ल कॉमन है, तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी गर्ल कॉमन है, यहाँ पर भी गर्ल कॉमन है, यहाँ पर भी किड कॉमन है, यहाँ पर भी किड कॉमन है, तो इन दोनों में भी 2 कॉमन होंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो पा कॉमन है, दोनों में पा आ रहा है, और हा कॉमन है, दोनों में हा। इसका मतलब या तो गर्ल का कोड पा होगा या तो हा होगा, बट पा होगा कि हा होगा ये मैं नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि वो तो मुझे नहीं ना पता, अभी मुझे ये पता है कि इन दोनों में किड दोनों में आ रहा है और हापा भी दोनों में। इसका मतलब एक गर्ल का कोड हापा में से एक होगा, किड का भी हापा में से एक होगा, बट मुझे नहीं पता कि गर्ल का हा है या किड का पा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर में आपको गर्ल नहीं पूछा है, आपको बॉय पूछा, लेकिन बॉय का हम इजिली इन दोनों से निकाल सकते थे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने होते हैं। इनका नेक्स्ट सेशन पे भी मैं एक आधा क्वेश्चन डाल दूंगा। जस्ट क्या करना होता है, सिंपली हमें कंपेयर करना होता है दोनों में, और जो कॉमन चीज़ है वो हमें वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। उसकी हेल्प से हमें और भी कुछ निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, बट दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 पे मूव करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। इतनी टाइप्स आप दिमाग में फिट करो, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। इफ़ कोट इज कोडेड एज 4, शर्ट इज कोडेड एज 5, हमें बताना है कि एसेसरीज का कोड क्या होगा। देखो क्या ट्रिक है यहाँ पर। अब देखो एक तो आप वही करोगे, COAD का नंबर्स लिखोगे, नंबर्स लिख के करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे कोड वाला क्वेश्चन आया, जैसे रन वाला किया था हमने, तो आप इनके कोड लिखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के ही बता दो, जैसे COAD, अगर मैं कोड का क्या लिखता हूँ, नंबर्स लिखता हूँ, तो C का नंबर क्या होता है हमारे पास, C तीसरे नंबर पे होता है ABC, C का 3 आ जाएगा। O का हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो C का आ जाएगा मेरे पास 3, O का कितना आ जाएगा, O का आ जाएगा 15, A का आ जाएगा 1, और T की बात करूँ T का आ जाएगा 20, ठीक है। अब शर्ट का देखो, शर्ट का क्या है, देखो इसको अगर मैं प्लस करूँ 20 + 1 21 + 5 26
36, 39, तो ये 39 आ रहा है, तो 39 से कहीं भी 4 नहीं बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इनको प्लस करके 39 आ रहा होता है, तो 9 + 2 कितना होता है 12, आपको कोड करके 12 दिया होगा, फिर ठीक है, फिर मतलब ये रूल लग रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ना, इनको ऐड करके 39 आ रहा है और 9 और 3 को भी मैं अगर ऐड कर लेता हूँ तब भी 12 आ रहा है, तो यहाँ पर कोड 12 नहीं है, यहाँ पर कोड क्या है 4 कोड। इसका मतलब ये वाला रूल तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो इन चारों को देखो, ये कितने यहाँ पर डिजिट है, 1 2 3 4, कितने लेटर्स है 4, इसका मतलब इसलिए उसको कोड 4 दिया है। यहाँ पर कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, इसलिए इसका कोड दिया है 5। अब पूछा इसका कोड क्या है, तो गिनो कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं 11, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों बता दिया। अगर आप वो भी लगा के देखते कोड, उनको ऐड करते तो कितना आ रहा था 39, 39 को भी ऐड कर दो तो 12 बनेगा, 9 3 12 होता है, तो 12 भी नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने 4 दिया, इसका मतलब ये तो नहीं लगेगा, कुछ और ही रूल लग रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 17 पे मूव करते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से भी आपने क्या निकालना है, मिसिंग वर्ड टर्म निकालनी है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो आपको दिया हुआ है वो आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को आपने फाइंड करना है। देखो क्या है, यहाँ पर n है, n के बाद q है, q के बाद u है, u के बाद हमारे पास f है, f के बाद u के बाद हमें बताना है क्या है बेसिकली, उसके बाद हमें f दिया हुआ है। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट खुद भी कोशिश करो, अदरवाइज क्या बेनिफिट है पढ़ने का। देखो मैं बताता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। देखो मैं अगर लिखूँ l, उसके बाद n लिखा हुआ है, तो मान इसके बीच क्या आएगा, m आएगा। ठीक है, l m n होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आप, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है करना, तो आप बेसिकली अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप इनके ऊपर नंबरिंग भी डाल के कर सकते हो, हर एक की नंबरिंग लिखो, एल एम एन की नंबरिंग लिखो, तब भी हो जाएगा। बट मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ये सिंपल है। एल के बाद एम है, एम को छोड़ दिया, एन लिखा है। एन के बाद क्यू कब आता है, जब मैं ओ पी को छोड़ूंगा, अब 2 छोड़ूंगा, ओ पी एन ओ पी, फिर आ गया क्यू आपका। ठीक है, उसके बाद मैं 3 छोड़ के देखता हूँ, आर एस टी को छोड़ देता हूँ, आर एस टी को छोड़ देता हूँ, फिर आपका यू आ रहा है। ठीक है, मतलब यही ट्रिक चल रही है। अब 4 छोड़ो, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स वाई को छोड़ो, तो इसके बाद क्या आएगा जेड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यहाँ पर आपका जेड आना है, आपका आंसर जेड होना है। बट इसको कंफर्म कैसे करेंगे, अब जेड के बाद इन्होंने एफ दिया हुआ है, तो मतलब हमने कितने छोड़ने, 5 छोड़ने, और 5 छोड़ने के बाद अगर हमारा एफ आता है, इसका मतलब हमारा करेक्ट है, क्योंकि पिछली बार 4 छोड़े ना, 5 छोड़ने, तो ए बी सी डी ई 5 छोड़ दिए, इसके बाद क्या आएगा एफ, तो देखो यहाँ पर भी एफ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जेड ही है, तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। तो क्या किया मैंने, जस्ट देखा, एल के बाद एन दिया, मतलब एम छोड़ा है, एन के बाद क्यू दिया, ओपी छोड़ा है, 2 छोड़े हैं, फिर उसके बाद 3 छोड़ के यू आया, फिर 4 छोड़ के जेड आएगा, और उसके बाद देखो 5 छोड़ के एफ ही आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका जेड होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं इस पीडीएफ में, बट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा अलग ही पैटर्न्स हैं। बट इतने पैटर्न आप पहले दिमाग में फिक्स करो, और बाकी पैटर्न में हम साथ साथ कवर कर लेंगे। देखो आज आपके जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे हैं उनका पहला मॉक टेस्ट हुआ है, OMR बेस्ड मॉक टेस्ट 1 अगस्त को। देखो 3 मॉक टेस्ट हम जूनियर असिस्टेंट के प्रोवाइड करें, 3 पटवारी के फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि इन टेस्ट में इनरोल करो। 39 रुपीज़ चार्जेस हैं, 39, जस्ट 39 रुपीज़। ठीक है, चार्जेस आर मिनिमल, इसको मत देखो, आपको प्रैक्टिस करना है OMR शीट, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैंने फ्रेम करा। अगर मैं चाहता मैं 10-15 टेस्ट भी ला सकता था, बट ना मेरे पास इतना टाइम है, बट टाइम के अकॉर्डिंग मैं चाहता था कि आपको मैं OMR बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करवा दूं एग्जाम से पहले। जिस तरह से ये आपको PYQs करे ना, ये आप देखते हो लेक्चर, ऑल्दो हम ये एक तरह के मॉक टेस्ट ही होता है, बट आप सिर्फ लेक्चर देखते हो, लेक्चर देख के मैं निकाल रहा होता हूँ, आप पढ़ रहे होते, इस तरह से मैथ रीजनिंग नहीं होती। जब तक खुद हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम प्रेशर टाइम लगा के नहीं करोगे, OMR शीट पे सॉल्व नहीं करोगे, तो एग्जाम में इतनी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आती है। तो उसके लिए ये चीज़ें आपको करना जरूरी है। तो इनरोल किस तरह से करना है, आप awakeningclasses.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इनरोल कर सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा वीडियो का, 5-6 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। प्लस अगर वीडियो में जाना है यार, यूट्यूब की वीडियोस में जाना है, 5-6 दिन पहले वीडियोस डाली हुई है हाउ टू इनरोल, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसमें इनरोल करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे ये 3 टेस्ट। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर योर एग्जाम। और जितने भी जूनियर असिस्टेंट पटवारी के एस्पिरेंट्स हैं या फॉरेस्टर या आने वाले JKSSB एग्जाम कांस्टेबल वगैरह, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब में, सारा कंटेंट जो आपको अवेलेबल है, आप जाके लेक्चर्स को देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कंटेंट में कितना दम है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।